Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to start with a new aspect of our indirect taxes syllabus, that is foreign trade policy. This chapter, or rather this part, is left as an option by many of the students. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन में छोड़ करके जाते हैं. ओके, क्यों छोड़ करके जाते हैं? क्योंकि इसका जो वेटेज है वो बहुत कम मार्क्स का है. सीए एग्जाम्स में तो हार्डली 5 मार्क्स को आता है, एंड सीए में एग्जाम्स में हार्डली 10 मार्क्स को आता है. ओके, सो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि टाइम एंड एफर्ट कमेंसुरेट नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब 5 मार्क के लिए हम इतना सारा क्यों पढ़ेंगे? ओके, इसीलिए लोग छोड़ करके जाते हैं. ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे एंड तक, तो आप इस चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ोगे. आपको हर एक चीज लॉजिकली, ओके, विथ एनालिसिस बताई जाएगी, जिसके कारण ये जो ड्राई टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. समझा? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस बिगिन स्ट्रेट टू द पॉइंट. आपके सामने ये चार्ट ओपन है. ओके, अब यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से डिजाइन किया वो देख लो. पहले फर्स्ट पेज पर पूरा इंट्रोडक्शन के जैसा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का. देन सेकंड पेज में भी ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन टाइप ही है. ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो शॉर्ट नोट के लिए आ सकते हैं. एंड देन थर्ड पेज से यहाँ पर जो मेन स्कीम्स होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, वो स्कीम्स इस थर्ड पेज से स्टार्ट होती है. ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, EPCG, MEIS तो निकल चुका है, SEIS, देन EOU, ओके, देन ROD, TEP. ठीक है, एंड डीम्ड एक्सपोर्ट. तो इतना सारा कवरेज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. लेट अस बिगिन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है पहले वो जानते हैं. फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ठीक है, फॉरेन का मतलब दोनों हो गया. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई, नहीं. Foreign trade policy is for imports as well, to regulate the imports as well. आया समझ में? So foreign का मतलब होता है import और export, दोनों हो सकता है. Trade, foreign trade policy मतलब import का क्या पॉलिसी होगा. ठीक है, importation of goods और exportation of goods, इसका क्या पॉलिसी होना चाहिए, that is mentioned in FTP. FTP is announced every 5 years, लेकिन due to COVID this FTP 1520 has been extended till 31st March 2022. ओके, उसके आगे भी एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए इस मई 22 जून 22 अटेम्प्ट के लिए आपको याद रखना है 31st मार्च तक ये वैलिड है. ओके, सो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो पहले नाम था इट वाज एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. ओके, अब हो गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. क्यों ऐसा? क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक सीमित नहीं है. ओके, इट इज ऑल्सो विथ रिगार्ड्स टू EOU, EHTP, STP, BTP यूनिट्स. ओके, जो इंडिया में यूनिट सेट होती हैं इनको भी बेनिफिट्स देने हो. ओके, आप इंपोर्ट करोगे तो क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोसीजर्स है. ओके, सो ये सारी चीजें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखी गई. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं. पहला होता है पूरा पॉलिसी, देन हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 में सियोन फिक्स होता है. ओके, एंड देन वॉल्यूम 2 में आप देखेंगे सारे फॉर्म्स वगैरह होंगे. यहाँ पर अपन पूरा देखने वाले हैं. वॉल्यूम 1 में फॉर्म्स है एंड वॉल्यूम 2 में सियोन. एंड FTP का जो पूरा पॉलिसी है चैप्टर वाइज वो आपका सबसे पहले आता है. ओके, सो इस तरीके से तो अपन पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं. चलो, अब पॉलिसी का मतलब क्या वो समझते हैं. पॉलिसी एंड एक्ट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. अगर आप इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स करेंगे तो इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा ये कस्टम्स में लिखा हुआ. लेकिन क्या आप ये गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा हुआ. आ रहा है समझ में? मान के चलो मेरे को सेकंड हैंड लैपटॉप इंपोर्ट करना है. ओके, सेकंड हैंड लैपटॉप. अभी अगर मैं कहूँ आपको कि इंपोर्ट करना, इंपोर्टेशन प्रोसीजर बताओ, तो आप पूरा प्रोसीजर धर 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 बोल दोगे, बराबर है?
बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, आईजीएम फाइल करेगा जो पर्सन इंचार्ज है वो, फिर ड्यूटी पेमेंट करो, डेफर्ड पेमेंट है तो फिर जो भी 1 to 16 का जो डेट होगा, 1 to 15 का, वो डेट्स फॉलो करो एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो आपने क्या बोल दिया, कस्टम्स लॉ का प्रोसीजर बोल दिया। लेकिन लेकिन क्या सेकेंड हैंड लैपटॉप इंपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वेदर दिस पॉलिसी इज अलाउिंग अस टू इंपोर्ट सेकेंड हैंड लैपटॉप और नॉट। ये सबसे पहला सवाल आना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट कर पाते हो, देन यू टेल मी द प्रोसीजर, बिल ऑफ एंट्री, आईजीएम, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 46 एंड सो ऑन। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन पहले क्या वो आर्टिकल इंपोर्टेशन किया जा सकता है वो सोचो। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो क्रक्स है, ओके, इट इज टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। क्या है? टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ओके, एंड टू प्रोवाइड द स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ओके, बहुत सारी स्कीम्स आप देखेंगे विच विल बी एक्चुअली बेनिफिटिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, जो भी लोग एक्सपोर्ट करें उनको बहुत बेनिफिट दिया जाता है एफटीपी के तरफ से। ओके, सो अगर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मालूम होगी तो ही आप आपके क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे कि सर आप लोग ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, इस पे बेनिफिट्स मिल सकता है, चलो हम क्लेम करते हैं। सो आप अगर क्लाइंट को वैल्यू एडिशन करके दोगे तो ही तो आपके पास रिटेन रहेगा वो, नहीं तो चले जाएगा दूसरे किसी नॉलेजेबल सीए के पास। ओके, सो इसीलिए हमें एफटीपी पढ़नी चाहिए। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो बोल भी नहीं सकता कितना टाइम लगेगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं जितना सिखाता हूँ उतना कम है। ठीक है, इतना बड़ा है एफटीपी, लेकिन आई विल ट्राई टू समराइज इट। ओके, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो, एंड मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाए। ओके, चलो लाइन बाय लाइन रीड करते हैं एंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Foreign trade policy basically sets out the measures in the direction of increasing exports and reduction in imports. It provides facilities by way of schemes, ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी मतलब मेरे मुंह से आपने सुन लिया, by way of schemes so as to incentivize the exports sector by providing various exemptions and remission in importation of inputs and capital goods. The FTP in general aims at developing export potential, ठीक है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको अनलीश करने के लिए एफटीपी स्ट्राइव करता है। ओके, उसको अचीव करने के लिए कोशिश करता है। इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एंकरेजिंग फॉरेन ट्रेड एंड क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन। ओके, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है बाय एफटीपी। सो मैक्रो व्यू क्या होता है उसका एफटीपी का, समझ में आया? मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, इंपोर्ट्स को कम करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करो, एंड जो स्कीम्स है वो एक्सपोर्टर्स को दो ताकि वो लोग मेजर एक्सपोर्ट्स कर सकें। द पॉलिसीज आर ड्रिवन बाय द फैक्टर्स लाइक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, improving efficiency and competitiveness of Indian industries, ease of doing business। ओके, ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एफटीपी का जो लीगल प्रोविजंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 as updated is notified by central government in the exercise of powers contained in section number 5 of FTDR Act 1992। ठीक है, FTDR एक्ट करके होता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ये एक्ट के सेक्शन 5 ने पावर्स दिया है टू मेक द पॉलिसी। कौन सा है ये एक्ट? FTDR बोलते हैं इसको, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ऐसा समझ में MCQ आ सकता है। ठीक है, ब्रीफ मैटर्स ऑन विच एफटीपी वर्क्स। एफटीपी कौन से मैटर्स के ऊपर काम करता है ऑलरेडी अपन ने इंट्रोडक्शन में देख लिया, वापस से थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। ओके, फैसिलिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर। ओके, कंट्रोल का मतलब क्या है? क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए, क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होने चाहिए, ये भी ये पॉलिसी बताएगा। मान के चलो कि एक एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है एक्स, उस प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन लेकिन एक एक्सपोर्टर है उसको बाहर से पैसा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब अभी दो चीजें हैं, एक तो मैं अपने देश की सेवा करूं, या तो एक्सपोर्ट करके ज्यादा इनकम अर्न करूं। समझ में आया? तो लोग क्या करेंगे जनरली, एक्सपोर्ट करेंगे एंड ज्यादा पैसा कमाएंगे।
बोले इंडिया में जिसको नीड है वो जाए भाड़ में, ओके, ऐसे ही करेंगे लोग। सो इसीलिए एफटीपी क्या कहता है कि कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, नोटिफाइड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, दे आर रेस्ट्रिक्टेड, दे आर प्रोहिबिटेड। ओके, प्रोहिबिटेड मतलब कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उसको। आ रहा है समझ में? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इंपोर्ट करने से रोका जाता है। ओके, हो सकता है कि इंडिया में वो काफी अच्छे से बना रहे हो, या तो फिर इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको एनहांस करना हो उनको। ओके, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना है। तो इंपोर्टेड आइटम को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, लोग जग मार के इंडिया से खरीदेंगे, एंड इंडिया से खरीदेंगे तो इंडिया में वो कॉम्पिटिटिवनेस बनेगी। इस एंगल से एफटीपी को बनाया जाता है। आ रहा है समझ में? फैसिलिटेशन एंड कंट्रोल का मतलब समझा? ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट्स करेंगे तो आपको ये ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एफटीपी आपको बताता है। ओके, मतलब एफटीपी एंड कस्टम्स वर्क हैंड इन हैंड। ओके, दोनों साथ में चलते हैं। अनाउंस एफटीपी फॉर एवरी 5 years, हर 5 साल में एफटीपी आता है। ओके, अभी 21-26 आने वाला था, लेकिन एफटीपी 15-20 एक्सटेंड हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीएफटी, जैसे जीएसटी में प्रिंसिपल कमिश्नर होता है मालूम है, वो हेड होता है। ओके, एकदम ही हेड। अभी वो क्या करता है, उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो इंश्योर करता है। उसी तरीके से यहाँ पर होता है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो ये जो डीजीएफटी है, ये अलोंग विथ इट्स टीम पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। ओके, एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो एडवाइस भी ये लोग करते हैं, ओके, कि क्या होना चाहिए इंडिया में, एंड इम्प्लीमेंटेशन भी ये लोग ही करते हैं। बेसिकली जो डीजीएफटी होता है वो एक आरए को फॉर्म करता है। ठीक है, दैट इज द रीजनल अथॉरिटी। सो रीजनल अथॉरिटीज क्या करती है, वो इम्प्लीमेंटेशन करती है। समझ में आ रहा है? एंड आरए के साथ साथ वो दूसरी कमिटीज बनाता है। ठीक है, डीजीएफटी फ्रेम्स अदर कमिटीज एज वेल, जैसे नॉर्म्स कमिटी। ओके, मतलब वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो नॉर्म्स होते हैं वो फिक्स करने के लिए कोई कमिटी बनाई गई, नॉर्म्स कमिटी। सो यहाँ पर दो अलग चीजें, आरए क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, एग्जीक्यूशन वी कैन से, एंड कमिटीज क्या करती हैं, पॉलिसीज फ्रेम करती हैं, एडवाइस करती हैं, एंड डीजीएफटी को बताती है, एंड डीजीएफटी उसको अप्रूव करके गवर्नमेंट को सबमिट करता है, एंड गवर्नमेंट एफटीपी को नोटिफाई करता है। समझ में आया? एफटीपी इज फॉर्मुलेटेड बाय डीजीएफटी एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंडर डीजीएफटी आता है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। In case of interpretational issues, the interpretation of DGFT shall be final, binding. Basic features of FTP. FTP के क्या features हैं, attributes हैं? Categorize exports and imports as free, prohibited, restricted. सुनो ध्यान से, कोई आइटम को आप फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, फ्रीली मतलब ऐसा नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी के बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, ऐसा नहीं। फ्रीली मतलब अलावेबल है, कस्टम ड्यूटी पे करके ही सही पर अलावेबल है, उसको अपन कहते हैं फ्री। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब कर ही नहीं सकते, कस्टम ड्यूटी अगर आप डबल भी दे दो तो भी नहीं कर सकते। ओके, ये प्रोहिबिटेड है। एंड रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, कर सकते हो लेकिन कुछ मात्रा में। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से बैन, ये थोड़े जो क्वांटिटी होगा वो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं, एक लिमिट तक कर सकते हो। एंड फ्री कितना भी कर सकते हो। दिस फ्री, प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड हैज नथिंग टू डू विथ कस्टम्स ड्यूटी। फ्री मतलब ये नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी बिना भरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं। फ्री मतलब कर सकते हो, करने के लिए जो आपको प्रोसीजर एंड ड्यूटी पेमेंट होगा वो तो करना ही पड़ेगा। प्रोहिबिटेड मतलब समझ में आया, कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कर सकते हो लेकिन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट्स which would be mentioned in FTP. Next, exports are promoted through various promotional schemes, हम आगे देखेंगे ये। Import of inputs are exempted। ओके, यहाँ पर ए लिखा है एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, और कैपिटल गुड्स EPCG, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय ग्रांटिंग वेरियस बेनिफिट्स। मतलब कुछ स्कीम्स नोटिफाई की गई हैं कोई एफटीपी के अंडर, जिसके थ्रू आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आपको ड्यूटी ही पे नहीं करनी,
Don't pay any duty, just import without payment of duty. But to do that, you have to have that license. उस लाइसेंस को अपन बोलते हैं एडवांस ऑथराइजेशन. अगर आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हो तो यू शुड हैव ईपीसीजी, इट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स. ओके. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करो, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसको पूरे करने पड़ेंगे. ओके. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप जितना इंपोर्ट करोगे उसमें वैल्यू एडिशन करके आपको एक्सपोर्ट्स करना है. तो आप अगर नहीं करते हो तो जो बैंक गारंटी या फिर बॉन्ड जो आपने साइन किया था, ओके, प्रोसीजर देखेंगे अपन आगे, उसमें बैंक बॉन्ड और बैंक गारंटी साइन करवाते हैं. ओके. बैंक गारंटी फर्निश करने कहते हैं एज अ सिक्योरिटी, ताकि अगर आप लोग एक्सपोर्ट का जो भी ऑब्लिगेशन है वो अचीव नहीं करते तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे एंड रिकवर करेंगे. ओके. बेनिफिट्स टू ईओयू, ईएसटीपी, एसईजेड which are primarily engaged in exports. Obviously EOU, ESTP, STP, BTP, SEZ, इन लोग का काम ही होता है एक्सपोर्ट करना. ठीक है. इन लोग का काम ही है एक्सपोर्ट करना. समझ में आया? तो उनको बेनिफिट्स क्या मिलने चाहिए, ये एफटीपी बताएगा आपको. नेक्स्ट, बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू डोमेस्टिक सप्लायर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2-4 मिनट पहले बोला कि अगर आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन है तो आप इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. ओके. मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, वाओ. तो मुझे जो कुछ भी मैन्युफैक्चर करना होगा तो एक काम करता हूँ, मैं हमेशा इंपोर्ट ही कर लेता हूँ. इंडिया से कौन खरीदेगा, छोड़ो. इंडिया वाले को बेचने दो इंडिया में. हम इंडिया से नहीं खरीदेंगे. इंडिया से खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा. ओके. एंड इंपोर्ट करेंगे तो आईजीएसटी तो एग्जेम्प्ट है अप टू 31 मार्च 2022. कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगा एंड आइटम भी बहुत अच्छा मिलेगा. ठीक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलेगा. सो हम इंपोर्ट ही करते चलो. पर गवर्नमेंट को फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर ने बोला, सर अगर आप इंपोर्ट्स पर स्कीम्स रखेंगे तो लोग तो इंपोर्ट ही करेंगे. तो गवर्नमेंट ने डीम्ड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट निकाला. ओके. मतलब अगर आप इंपोर्ट नहीं करते पर इंडियन मैन्युफैक्चरर से आप खरीदते हो तो भी आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो आप इंपोर्टेशन के टाइम पर लेते हो. ओके. सो एज टू एंकरेज इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स. सो बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू डोमेस्टिक सप्लायर्स सप्लाइंग टू पर्सन्स एंगेज्ड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स. ओके. यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा देखो डीम्ड एक्सपोर्ट. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, यहाँ पर एमईआईएस को कट कर दो. 1 जनवरी 2021 से एमईआईएस इज स्क्रैप्ड आउट. वो स्क्रैप आउट क्यों हुआ है? क्योंकि एमईआईएस जो स्कीम है, ओके, तो वो स्कीम कोई भी गवर्नमेंट तभी दे सकता है जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इज अप टू $1,000 एंड इंडिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इज एक्सीडेड हैज एक्सीडेड 1000 यूएसडी. ओके. सो एमईआईएस स्कीम कैन नॉट बी गिवन, तो यहाँ पर नहीं आएगा. एसईआईएस इज स्टिल प्रिवेलिंग. ओके. आर डिजाइन टू प्रमोट exports of some specified goods to specified markets and to promote export of specified services. Promotes manufacturers under Make in India mission. ठीक है. FTP cannot override the laws. कस्टम्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये दोनों एक्ट है. ओके. सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, इसमें जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा. ओके. एफटीपी इज जस्ट अ पॉलिसी. एक पॉलिसी है कि ये गुड्स को इंपोर्ट करो, ये गुड्स को एक्सपोर्ट करो. ये एग्जेम्पशंस आप लोग क्लेम कर सकते हो अंडर द एफटीपी लॉ. ओके. एफटीपी के जो पॉलिसीज है, ओके, उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर कस्टम्स एक्ट एंड एफटीपी इन दोनों में कुछ वेरिएशन लिखा हुआ है, ओके, कस्टम्स एक्ट में लिखा हुआ है बेनिफिट नहीं मिलेगा, एफटीपी में लिखा है बेनिफिट मिलेगा, तो फाइनली लॉ विल प्रिवेल ओवर पॉलिसी. आगे बढ़ते हैं. मेजर्स टेकन इन दिस डायरेक्शन. गवर्नमेंट ने क्या क्या कर लिया, ओके, इन दिस डायरेक्शन. मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कुछ करना है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं चाहिए अभी. ओके. एकदम कम डॉक्यूमेंटेशन पर भी हो जाएगा. कौन से डॉक्यूमेंटेशन है? शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज अगर वेसल से जा रहा है तो वेसल एंड एयरक्राफ्ट से शिपिंग बिल, व्हीकल से जा रहा है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट. इंपोर्टेशन की बात करें तो बिल ऑफ एंट्री. कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, पोस्टल रिसिप्ट. ठीक है, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं. पहले तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स लगते थे. ओके. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सबको कट आउट कर दिया है एंड ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. पर जब भी इन्वेस्टिगेशन करने का मन होगा डिपार्टमेंट को, कस्टम्स डिपार्टमेंट को, तब वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं.
24/7 customs clearance in certain seaports and airports. ओके, एयर कार्गोस। अभी आप लोगों ने अगर कस्टम्स लॉ देख लिया है मेरा वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि गुड्स का जो क्लियरेंस है वो हॉलीडेज में नहीं हो सकता। ओके, गुड्स का जब अनलोडिंग हो रहा है तब प्रॉपर ऑफिसर को खड़ा रहना पड़ेगा, ओके, सुपरविजन के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं, ओके, एंड कुछ ऐसे एयर एयर कार्गो के जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट से आप जब इंपोर्ट करते हो प्लेन से, एयरक्राफ्ट से, तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहां पर 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस चालू रहेगा। सोचो कितना उन्होंने ढील दिया है, ठीक। दे आर एंकरेजिंग, ओके, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसकी वजह से आपका काम नहीं रुकना चाहिए। सो कस्टम्स की वजह से काम ना रुके, इसीलिए उन्होंने 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस, ओके, दैट इज फॉर इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, कस्टम्स क्लियरेंस को ओपन रखा है। ओके, इसको स्विफ्ट बोलते हैं, सिंगल विंडो इंटरफेस फैसिलिटी फॉर ट्रेड, स्विफ्ट। ओके, सिंगल विंडो इंटरफेस मतलब आप लोग को दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह पर सबमिट करने की जरूरत नहीं। ओके, आपको एक जगह पे सबमिट करना है, वहां से जहां जहां पहुंचना होगा वहां वहां चला जाए। ओके, सो सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर देने हैं, दैट इज नथिंग बट साइट पर, आइस गेट के वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना। ओके, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एक ही जगह पे करो, ऐसा नहीं कि हर जगह पे करेंगे, नहीं, एक जगह पे करेंगे, ऑटोमेटिकली जहां पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल्स ऑनलाइन बिफोर एक्चुअल शिपमेंट। शिपमेंट के पहले शिपिंग बिल फाइल करने का मौका दिया जाता है आपको। ओके, 7 days फॉर एयर एंड आईसीडी एंड 14 days फॉर सी। मतलब आपका एक्सपोर्ट होने वाला है, उसके 14 दिन पहले आप शिपिंग बिल फाइल कर सकते हो अगर सी से भेजना है तो, एंड एयर कार्गो से भेजना है तो 7 days। ओके, नेक्स्ट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ठीक है, आईसी दिया जाता है। नेक्स्ट, एफटीपी वर्क्स विथ सीबीआईसी। ओके, जीएसटी लॉ, कस्टम्स लॉ, ये सारे को फॉलो करना पड़ता है ना, सो एफटीपी को सीबीआईसी की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी डेफिनेशंस है, प्रोसीजर्स है, वो सारा सीबीआईसी ने जीएसटी एक्ट में एंड कस्टम्स एक्ट में डाल के रखा हुआ है। ओके, रिफंड का प्रोसीजर सेक्शन 54 रूल 89, कस्टम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज आरबीआई। आरबीआई क्यों पिक्चर में आया? कहने से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट ये जरूर चाहेगा, ठीक है, कि आप लोग इंडिया के बाहर से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को कमाएं। यस और नो? नहीं तो आप लोग एक्सपोर्ट करते रहोगे, पैसा आएगा ही नहीं, तो इंडिया ही डूब जाएगा। ओके, सो आरबीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, सो रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय आरबीआई। सो एफटीपी को इसका भी जरूरत पड़ेगा, एंड स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट्स। ओके, तो मुंबई पोर्ट पर कुछ गुड्स आ रहे हैं तो महाराष्ट्र जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका भी काम लगेगा। ओके, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करेंगे। एफटीपी वर्क्स विद सीबीआईसी, आरबीआई एंड अदर स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट्स। कंटेंट्स ऑफ एफटीपी, एफटीपी के क्या कंटेंट है? सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। ओके, उस पॉलिसी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स है। ओके, सो ये सारे चैप्टर्स होंगे इसके अंदर, एक एक चैप्टर्स, जैसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होगा, देन एडवांस ऑथराइजेशन के लिए होगा, देन ईओयू होगा एक चैप्टर। ओके, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, वॉल्यूम 1 में फॉर्म्स होंगे। ओके, आयात निर्यात फॉर्म, एएनएफ बोलते हैं उसको। ओके, आयात निर्यात फॉर्म्स, एंड हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के वॉल्यूम 2 में सियोन होगा, ठीक है, इसको सियोन बोलो, सायन बोलो, एसआईओएन बोलो, जो बोलना है बोलो। इसका फुल फॉर्म सुनो ध्यान से, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। क्या है फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। इसका क्या पर्पस है, क्या लॉजिक है, वो सुनो। Okay. अब मान के चलो कि आप लोग को एक ऑर्डर मिला है, 2000 शर्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? 2000 शर्ट्स को आपको एक्सपोर्ट करना है। यू हैव टू डू एक्सपोर्ट्स। ओके, अब वो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग चाहते हो कि कुछ इंपोर्टेड मटेरियल को यूज किया जाए। ओके, जैसे
एग्जाम्पल आप बटन्स की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो 2000 शर्ट के लिए कितने बटन लगेंगे, वो एक ऑब्वियसली नॉर्म्स होगा, यस और नो। सो 2000 शर्ट, अभी नॉर्मली शर्ट में कितने बटन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझो मैं ऑन एन एवरेज 8 पकड़ता हूँ, ठीक है, 8 बटन्स शर्ट्स के लिए, नॉर्मली 8 बटन्स, ओके। तो अगर आपको 2000 शर्ट्स बनाने हैं, ओके, तो आपको कितने बटन्स लगेंगे, कैन आई से 16,000, रफली अराउंड 16,000, यस और नो, 16,000 बटन्स लगेंगे। अभी हो सकता है कि कुछ वेस्टेज भी हो जाए, तो मैं 10% वेस्टेज पकड़ के चलता हूँ। सो 1600 ऐड करेंगे तो 17,600। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 18,000 बटन्स यू कैन इम्पोर्ट, 18,000 बटन्स आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है तुम लोग? अभी यहाँ पर रेशियो क्या बैठता है, वन शर्ट इज टू, वन शर्ट इज टू कितने बटन है एक के पीछे, मैं यहाँ पर 9 समझता हूँ, ओके। अब 2000 शर्ट होंगे तो 18,000 बटन्स, समझ में आ रहा है? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सियोन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। जो इनपुट आ रहा है आपको, ओके, कितना आपको आउटपुट के लिए लगेगा, उसको अपन कहते हैं इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, आपको एक्सपोर्ट करना है 2000 बटन, 2000 शर्ट्स, ओके, आप लोगों ने इंपोर्ट किया ड्यूटी फ्री, ठीक है, ड्यूटी फ्री बटन आ रहे हैं, इसीलिए ये सब सवाल जवाब कर रहा हूं मैं, ड्यूटी फ्री, आपको ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, समझ में आ रहा है आपको? सो 18,000 बटन्स पर आपको ड्यूटी ही नहीं भरनी। तो लोग क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पर मंगाएंगे 1 लाख बटन्स, 1 लाख बटन्स, एंड एक्सपोर्ट करेंगे 2000 शॉर्ट्स, ओके। मतलब यहाँ पर अज्यूम कर लो कि 1 लाख में से 18,000 बटन्स को इन्होंने एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट में यूज किया, बचा हुआ 82,000 बटन्स है, ओके, इसको इंडिया में बेच दिया, इंडिया में सेल आउट कर दिया, ओके। तो इंडिया में सेल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको सस्ते में बेचने मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूटी भर के ले रहे हैं, ओके, ड्यूटी भर के इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड इनको एफटीपी के थ्रू ड्यूटी फ्री मिल, मतलब लाने मिल गया। सो हियर इट कैन बी अनजस्टिस, ओके, इनजस्टिस विद द इंडियन इंपोर्टर्स। जो लोग एफटीपी के अंडर इंपोर्ट नहीं कर रहे उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा ये, ओके, इज वेरी मच अनजस्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सियोन को फिक्स कर दिया, ओके। सियोन मतलब कि हर प्रोडक्ट का, ओके, हर प्रोडक्ट का आपको एक फिक्स इनपुट आउटपुट रेशियो दिया हुआ है, ओके, इनपुट आउटपुट रेशियो है, इस रेशियो के तहत ही आप लोग मंगा सकते हो, समझ में आ रहा है? सो 1:9, मतलब अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 2000 शर्ट्स का है, ओके, एंड सियोन में लिखा हुआ है कि सिर्फ 8 बटन्स पर शर्ट इज अलाउेबल, 9 बटन्स, ओके, तो आप लोग कितना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, ओनली 18,000 बटन्स। इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस इज द पर्पस ऑफ सियोन। नहीं तो लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स कर लेंगे, ओके, एंड देन इंडिया में उसको सस्ते में बेच देंगे। सो ये ना हो, इसलिए सियोन फिक्स किया जाता है। आया समझ में? आई होप दिस एग्जाम्पल वॉज प्रेटी क्लियर। चलो, तो ये मैंने पूरा बता दिया है, ओके। Seons are the standard norms which define the amount of inputs required to manufacture the output. Okay. Seon is notified by DGFT on the basis of recommendation of norms committee. ये कमेटी फॉर्म की जाती है जो रिकमेंड करेगी कि ये इनपुट आउटपुट होना चाहिए। देन होता है ITC HS क्लासिफिकेशन, that is Indian Trade Classification on the basis of HS, that is Harmonized System. Okay. तो यहाँ पर restricted, free and prohibited, इसका कैटेगराइजेशन होता है। शेड्यूल 1 इज फॉर इंपोर्ट पॉलिसी, शेड्यूल 2 इज फॉर एक्सपोर्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हम कुछ देख लेते हैं, एग्जाम में आ सकती है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है लाइसेंस। क्या होता है? लाइसेंस, ओके, सिंपल मीनिंग लाइसेंस। अभी लाइसेंस का बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस कैसा होने वाला है जो हम आगे देखेंगे, वो यहाँ पर इस शॉर्ट नोट में देख रहे हैं। एवरी ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ वैलिडिटी and shall inter alia include the following terms and conditions as applicable in addition to such other conditions. Okay, मतलब अभी मान के चलो कि एडवांस ऑथराइजेशन, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन,
तो यहाँ पर अगर आपको एडवांस ऑथोराइजेशन मिल जाता है, ओके, ऑथोराइजेशन मतलब लाइसेंस, एडवांस ऑथोराइजेशन किसके लिए होता है? फॉर इंपोर्टिंग इनपुट्स नॉट कैपिटल गुड्स, फॉर इंपोर्टिंग इनपुट्स ड्यूटी फ्री। आपको मिल गया एडवांस ऑथोराइजेशन, ओके। सो नाउ यू कैन इंपोर्ट इनपुट्स ड्यूटी फ्री। तो आपको कितने महीने में और कितने टाइम पीरियड में इंपोर्ट्स करना होगा, वो लिखा होगा उस ऑथोराइजेशन के अंडर। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया एडवांस ऑथोराइजेशन, फिर जब भी मन हो तब आपने इंपोर्ट कर लिया, ऐसा नहीं। देयर शुड बी अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विद इन विच यू कैन इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर गुड्स ड्यूटी फ्री। आपने इंपोर्ट कर लिया, अब आपको इस इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज करना है, ओके। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कुछ टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, वो टाइम लिमिट भी लिखा होगा उस ऑथराइजेशन के अंडर। समझ में आया? उसके अलावा अदर कंडीशंस भी होंगी, ओके, जैसे नीचे लिखा हुआ ए से लेकर के एफ तक। क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या गुड्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, क्या गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ये लिखा होगा। कितना क्वांटिटी आपको इंपोर्ट करने दिया जाएगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, सब कुछ वैल्यू के साथ। एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब जो गुड्स इंपोर्ट होंगे, क्या वो यूजर दैट इज इंपोर्टर को ही यूज करने होंगे, या जो इंपोर्टेड गुड्स है वो मैं किसी को बेच सकता हूँ फॉर मतलब अगर उसको उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसको क्या मैं बेच सकता हूँ, या मुझे ही यूज करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन, ओके। वेदर इंपोर्टेड गुड्स दैट इज इनपुट्स और कैपिटल गुड्स शुड बी यूज्ड बाय मी एंड ओनली मी, और मैं इसको किसी को बेच सकता हूँ जो अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकता है। सो वो कंडीशन लिखा होगा, एक्चुअल यूजर कंडीशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कुछ भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हो, वो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक दावा खेल रहा है, ठीक है, एक एक बोलते हैं ना अपन, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि आपने इंपोर्ट किया है कुछ इनपुट्स ड्यूटी फ्री, तो अब आप एक्सपोर्ट्स करोगे एंड फॉरेक्स लेकर के आओगे, ठीक है। सो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्यों आपको इंपोर्ट करने देगी फ्री में, वो भी ड्यूटी फ्री, ओके। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो करो बिंदास पर ड्यूटी मर के, लेकिन अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है तो वी आर विथ यू, वी विल अलाउ यू टू इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू एडिशन टू बी अचीव्ड। ऐसा नहीं कि आपने इंपोर्ट किया 1 लाख का मटेरियल एंड एक्सपोर्ट किया 80,000 में, तो यहाँ पर तो आप इंडिया का नुकसान कर रहे हो। इंडिया के बाहर जाएगा 1 लाख रुपीस का जो भी डॉलर्स होगा, जो भी होगा हो जाएगा, ओके। डॉलर जाएंगे, डॉलर जा रहे हैं ज्यादा, आ रहे हैं कम, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है वो एडवर्स हो जाएगा, ओके। फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे बढ़ने के अलावा, तो यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया दिया जाएगा आपको। मिनिमम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस, ओके, मतलब इतने में तो आपको इंपोर्ट करना होगा, मिनिमम है ये, ओके। या फिर मैक्सिमम आप इतने में ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा में अगर आपको आ रहा है तो आप नहीं करना इंपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट में मिनिमम इतने में तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? सो जो भी कंडीशन होगी वो आपके ऑथराइजेशन में दैट इज लाइसेंस में मेंशन रहेगी। बैंक गारंटी, लीगल अंडरटेकिंग, बॉन्ड विद कस्टम्स अथॉरिटी और रीजनल अथॉरिटी। अब ये क्या होता है? अभी आप लोग को एडवांस ऑथराइजेशन अगर दिया जा रहा है, ओके, तो गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट कैसे करेगी? आप इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने के बाद एक्सपोर्ट जरूर करोगे। सो इसीलिए जब आपको एडवांस ऑथराइजेशन दिया जाता है, गवर्नमेंट सेफगार्ड्स इट्स पोजीशन, सेफगार्ड कर लेती है अपना पोजीशन। कैसे? एक बॉन्ड साइन करवा के, ओके। अलॉन्ग विद इट एक आपसे बैंक गारंटी ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, ओके। सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा, ओके। तो ये दोनों आपसे लिया जाएगा एंड देन आपको लाइसेंस दिया जाएगा। समझा? और अगर आप लोग कंडीशंस फुलफिल नहीं करते एक्सपोर्ट्स का, या फिर आप वॉयलेट कर रहे हो जो भी कंडीशंस है आपके ऑथराइजेशन के, देन इन दैट केस बॉन्ड और बैंक गारंटी जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने से क्या होगा? गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा क्योंकि आपने ही साइन करके दिया था, ओके। बैंक से आपने गारंटी लेके दिया था, ओके। नेक्स्ट, नो पर्सन मे क्लेम एन ऑथराइजेशन एज अ राइट। ऑथराइजेशन इज नॉट योर राइट, ओके। आप अप्लाई करो, अगर कंडीशंस फुलफिल करने जैसा लग रहे हो आप, तो फिर जो रीजनल अथॉरिटीज होंगी वो आपको दे देंगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिला तो आपको सेटिस्फाई करना होगा इसको कि भाई हमको दो, आप हमको एडवांस ऑथराइजेशन दो क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ओके।
सो इट वुड बी द सर्कमस्टेंसेस बेस्ड, जरूरी नहीं कि आपको मिलना ही चाहिए। ओके, RA shall have the power to refuse the grant or renew the same in accordance with, okay, Foreign Trade Development and Regulation Act or rules made thereunder and FTP. Next, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। देखो कई बार क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल माइनिंग सेक्टर, सो माइनिंग सेक्टर के लिए जो भी गुड्स लगते हैं वो आप लोग डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, आप लोग को चैनल के थ्रू करना होगा, चैनलाइज होगा। आपने याद है कैनलाइजिंग एजेंट पढ़ा था कस्टम्स में, वो इसी पर बेस्ड है। ओके, मतलब क्या, सुनो, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने माइनिंग के लिए जो भी गुड्स लगते हैं, ओके, माइनिंग उसको रेस्ट्रिक्ट किया। ओके, लेकिन लेकिन STE जो होंगी इनको अलाउ किया जाता है। ओके, STE आर बेसिकली गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होंगी। ओके, एंड कुछ केसेस में नॉन गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है। ओके, सो ये जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज होंगी यही लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग को ये माइनिंग के जो गुड्स चाहिए, यू कैन नॉट डायरेक्टली इंपोर्ट बट यू कैन परचेज फ्रॉम STE। ओके, अगर आप लोग को खरीदना ही था तो आप लोग किससे करो, STE से करो। समझ में आया? सो डायरेक्टली कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो रिजर्व्ड होंगे। क्या होंगे, रिजर्व्ड, इसके लिए, STE के लिए। ओके, ओनली STE कैन import such goods and then if you want you can purchase from STE and then you can use in your products। ओके, एंड आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आया समझ में? तो दिस इज अ रिजर्व्ड कैटेगरी। इज दैट वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। STEs are governmental and non-governmental enterprises including marketing boards which deals with the goods for export or import. Any goods import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to STE may be imported or exported by STE। ठीक है, सिर्फ STE कर सकता है वो, as per conditions specified in ITCHS। Items should be imported or exported only through STE। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो भी STE से, इंपोर्ट करना है तो भी आपको STE से ही परचेस करना पड़ेगा। समझ में? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। अब IEC जो होता है, पहली बात तो ये समझ के चलो, IEC इज योर पैन इटसेल्फ। ठीक है, कुछ टाइम पहले तक IEC आपको अलग से मिलता था। ठीक है, पैन से मैच नहीं होता था, कुछ न्यूमेरिकल नंबर होता था 10 डिजिट का। लेकिन अभी IEC क्या हो गया, पैन। योर पैन इज इटसेल्फ इज योर IEC। ओके, लेकिन आपको IEC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पोर्टल पर। ओके, एक पैन को एक ही IEC दी जाएगा। ओके, IEC क्यों चाहिए? IEC is required to claim the export benefits। Okay, IEC is mandatory to export any goods out of India or to import any goods into India unless specifically exempted। PAN is the prerequisite for grant of IEC। Only one IEC can be issued against a single PAN। Okay, IEC is a unique 10 digit code issued by DGFT to a person। Okay, and PAN जैसा ही होगा, ये PAN ही होगा बेसिकली, बस वही लिखा है वहाँ पर। Basic policy on import of second hand goods। Import of second hand capital goods including refurbished or reconditioned spares shall be allowed freely। ओके, मतलब अगर आपको सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है, ओके, इंक्लूडिंग रिफर्बिश्ड और रिकंडीशन स्पेयर, आप लोग फ्रीली कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स होंगे जिनको गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया है बाय वे ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कौन से हैं वो? हाउएवर सेकेंड हैंड पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, मैं लैपटॉप की बात कर रहा था, पर्सनल कंप्यूटर वो यहाँ से बात कर रहा था। सेकेंड हैंड PC और लैपटॉप,
photocopier machines, air conditions, DG set, that is diesel generator set, will only be allowed against authorization. आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप इन लोगों को, that is इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। समझ में आया? अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते, दैट इज सेकेंड हैंड। अगर फ्रेशली परचेज करना है तो आप बिंदास करो, यू कैन परचेज पीसी लैपटॉप फ्रीली। लेकिन अगर आपको सेकेंड हैंड खरीदना है तो आपको ऑथराइजेशन लगेगा। सेकेंड हैंड, दैट इज ब्रैकेट में यूज्ड गुड्स एक्सेप्ट सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स shall be restricted for imports and may be imported only against authorization। authorization के अगेंस्ट ही इंपोर्ट किया जाएगा। Capital goods, equipments, components, parts, accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITCHS, may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and re-imported without authorization। मतलब अगर आप लोग ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, ओके, फॉर रिपेयर वगैरह, तो आप उसको री इम्पोर्ट कर सकते हो विदाउट ऑथराइजेशन। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स, बेसिकली ये मर्चेंट एक्सपोर्ट्स का जो था कॉन्सेप्ट, जीएसटी में रिफंड में अपन ने देखा था, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट मेड बाय एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिला, एक्सपोर्ट कोई और कर रहा है, उसको अपन कहते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स। इन सच केसेस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज शिपिंग बिल शाल इंडिकेट द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो कि आपको ऑर्डर मिला, ओके, एक्सपोर्ट का, आपने बोला कि, आपने मुझे बोला बनाने को, तो मैंने बना दिया, एंड मुझे बोला आप एक्सपोर्ट भी कर दो, ओके, एंड पैसा आपको मिलेगा, एंड देन मैं आपको उसमें से शेयर वगैरह जो भी होगा आपका कॉस्ट, वो मैं आपको दे दूंगा, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो इसको अपन कहते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स। समझ में आ रहा है? सो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में मेन कंडीशन क्या है? जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है एंड जो शिपिंग बिल फाइल होगा, डॉक्यूमेंटेशन फॉर एक्सपोर्ट, ओके, शिपिंग बिल पर दोनों का नाम होना चाहिए, दैट इज मर्चेंट एक्सपोर्टर, ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर। ठीक है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर, सबका नाम होना चाहिए। ओके, बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट, ओके, एंड जीआर डिक्लेरेशन, ओके, जो भी गुड्स आपको मिले हैं उसके बाद आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर, दैट इज पीओ, इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर। ओके, जो थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर होगा उसके नाम पर ये सब होना चाहिए, एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स आर ऑब्वियसली अलाउेबल अंडर एफटीपी। समझ में? एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, ओके, ये पढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर एक चार्ट बना के बताऊंगा। ओके, हम क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल्स एंड गिफ्ट, ये पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल्स एंड गिफ्ट। ये डायग्राम आप लोग बना देना। ओके, अब यहाँ पर अपन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी होगा सैंपल्स। सैंपल समझते हो? मतलब आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, इसके लिए आप सैंपल्स को भेज रहे हो इंडिया के बाहर, ओके, सैंपल्स। एंड सेकंड होता है गिफ्ट्स। समझ में आया? सैंपल मतलब कि आपका अगर सैंपल अप्रूव हो गया तो आपको बिजनेस मिलेगा, एंड गिफ्ट क्या है? आप लोग फ्री में किसी को दे रहे हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। समझा है? अभी सैंपल्स जो है, अगर वो फ्री कैटेगरी के, फ्री कैटेगरी मतलब समझ में आ रहा है? फ्री कैटेगरी मींस कि एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यू कैन एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट, उसको अपन कहते हैं फ्री कैटेगरी। सेकेंड होता है रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, ओके, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी।
अगर फ्री कैटेगरी वाले सैंपल्स हैं तो यहाँ पर आप लोग बिंदास एक्सपोर्ट्स कर सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पर लिख रहा हूँ नो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड, नो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वाले हैं तो मतलब मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट है, आपको एज अ सैंपल एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस पहले लेना होगा, तो इसको अपन बोलते हैं ऑथराइजेशन वुड बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। आया समझ में? इज दैट वेरी क्लियर? गिफ्ट को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्री कैटेगरी, फ्री कैटेगरी एंड रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। ओके, अगर कोई प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, ओके, एंड आप लोग उसको एज अ गिफ्ट देना चाहते हो, सो इन दैट केस आप लोग अप टू ₹5 लाख, अप टू ₹5 लाख एज अ गिफ्ट दे सकते हो। ओके, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर आपको देना है एज अ गिफ्ट, देन यू नीड ऑथराइजेशन। समझ में? आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ही आप लोग कर सकते हो। एंड रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के लिए आपको वैसे ही ऑथराइजेशन लगेगा। ठीक है, सो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड। इज दैट वेरी क्लियर? ये चार्ट बनाना वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, एमसीक्यू में जो 5 लाख वाला मैंने लिखा ना, वो आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आपको गिफ्ट एज अ एक्सपोर्ट करना है, मतलब आउट ऑफ इंडिया गिफ्ट्स भेजना है, तो अप टू 5 लाख आप लोग ऐसे ही भेज सकते हो। ओके, अगर फ्रीली कैटेगरी वाला है तो। ओके, और अगर फ्री कैटेगरी वाला है एंड 5 लाख के ऊपर भेजना है, तो आपको लाइसेंस लगेगा। अगर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होगा, सो एनी विच वेज आपको ऑथराइजेशन लगेगा ही लगेगा। आया समझ में? एंड सैंपल के केस में आप फ्री कैटेगरी में कितना भी भेज सकते हो, नो ऑथराइजेशन। लेकिन लेकिन एक सेकंड, हम लोग आगे जाकर के देखने वाले हैं कि कितना अलावेबल है। ठीक है, ऑथराइजेशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को जितना चाहिए उतना एक्सपोर्ट करो, नहीं। आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक लिमिट दी जाती है। ओके, आगे देखेंगे 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ और 3%, ओके, ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ प्रेसिडिंग ईयर्स, इस तरीके से दिया हुआ है आगे। ओके, पढ़ेंगे अपन। चलो आगे बढ़ो। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। Export of goods, export of gifts, goods including edible items of value not exceeding not exceeding rupees 5 lakh in a licensing year may be exported as a gift. Okay. However, items mentioned as restricted shall not be exported as gift without an authorization. अगर आपके पास परमिशन नहीं है, आप नहीं कर सकते। Denomination of export contracts. Okay, denomination of export contract. जो भी आप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ओके, उसका इनवॉइस किस तरीके से बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होना चाहिए? आंसर इज, आपको इनवॉइस पर फॉरेन करेंसी भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, रुपीस भी लिखो, डॉलर्स भी लिखो, एंड आपको जो पैसा मिलेगा इट शुड बी इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। ओके, अब फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी को लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग के अकाउंट में रुपीज आया, तो इट इज नॉट अ फॉरेन करेंसी। ऐसा नहीं है, आपके अकाउंट में रुपीज ही आएगा, भले सामने वाले ने डॉलर आपको रेमिट किया होगा, फिर भी रुपीज ही आएगा आपके अकाउंट में। उसको भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी बोलेंगे। क्यों ऐसा? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखो। यहाँ पर ना मैंने एक एग्जांपल बनाया। वॉस्टोर अकाउंट समझते हो आप लोग? एसएफएम में होगा आप लोग को शायद। ओके, इफ बैंक ए इज अ यूएस बैंक, ओके, इसको अपन अज्यूम करते हैं सिटी बैंक। ओके, सिटी बैंक, दिस बैंक हैव एन अकाउंट विथ एनी इंडियन बैंक से एसबीआई। ओके, मतलब एसबीआई के पास सिटी बैंक का अकाउंट है। ध्यान से सुनना, एसबीआई के पास बहुत लोगों का अकाउंट रहता है, बराबर है? आपका अकाउंट होगा, मेरा अकाउंट होगा। इसी तरीके से सिटी बैंक ने एक अपना अकाउंट खोला है एसबीआई में। ओके, सिटी बैंक इज अ यूएस बैंक। ओके, सिटी बैंक ने अकाउंट खोला है एसबीआई में इंडिया में। ओके, इंपोर्टर वुड रेमिट डॉलर्स इनटू देयर यूएस बैंक। मतलब अगर आपने यूएस में एक्सपोर्ट किया है, तो जो बाहर वाला पर्सन है वो क्या करेगा, अपने सिटी बैंक में पैसे डालेगा, या तो फिर मतलब वहां से पे करेगा ऑब्वियसली। सो अगर वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा, ऑब्वियसली डॉलर में करना है उसको, सो डॉलर में पे करेगा इंडियन पार्टी को, तो जो डॉलर्स होंगे वो इंडिया की एसबीआई के सिटी बैंक में आएंगे।
yes or no? And then Citibank would be remitting it to the exporter, that is Indian person, in rupees. ओके, तो फाइनल जो सेटलमेंट होगा इट वुड बी इन रुपीज इटसेल्फ। इसको अपन कहते हैं फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। आया समझ में? तो इसको वॉस्त्रो अकाउंट बोलते हैं अपन। ठीक है, योर अकाउंट इन आवर ब्रांच, ओके, इसको अपन कहते हैं वॉस्त्रो अकाउंट। would remit dollars into their US bank, which is remitted by Vostro account into exporters account in rupees. Okay, Vostro account मतलब जो SBI के पास अकाउंट है ना, उस अकाउंट को अपन कहते हैं Vostro अकाउंट। समझा? और अगर SBI का सिटी बैंक यूएस में अकाउंट है तो उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट, NOSTRO, नॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, ये टर्म्स आप लोग SFM में देख सकते हो। एक बार रीड कर लेते हैं अपन। All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees, but export proceeds shall be realized in freely convertible foreign currency। मतलब इनवॉइस पर आपको रुपीस भी डालना है या फिर आप लोग डॉलर डाल सकते हैं। ओके, रुपीस एंड डॉलर दोनों भी हो सकता है, सिर्फ रुपीस हो सकता है या फिर सिर्फ डॉलर हो सकता है। लेकिन लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दोनों डालते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो सामने वाला पार्टी है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टर, दूसरे कंट्री वाला, वो ऑब्वियसली आपको रुपीस पे नहीं करेगा, वो डॉलर्स पे करेगा। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, $1000 का आपने एक्सपोर्ट किया, सो $1000 आपको आएगा। अगर रुपीस की हम बात करें तो बार बार चेंज होएगा ना, एज पर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बार बार चेंज होएगा। तो इट इज रिकमेंडेबल टू मेंशन डॉलर्स ऑन एन इनवॉइस। ओके, कितना फॉरेन करेंसी आपको आना चाहिए वो आप मेंशन करो। नेक्स्ट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये बाकी है ना, ओके, ये पढ़ लेते हैं। However, export proceeds against specific exports may also realized in rupees, provided it is through free convertible Vostro account of a non-resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union or Nepal or Bhutan. Okay. Additionally, rupee payment through Vostro account must be against payment in free foreign currency by buyer. ठीक है, मैंने जो आप लोग को बताया था। ओके, सिटी बैंक का अकाउंट इंडिया के SBI के साथ है। ओके, तो यहाँ पर उसी तरीके से होना चाहिए। प्री फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड बाय बायर टू हिज नॉन रेसिडेंट बैंक after deducting bank service charges on account of this transaction would be taken as export realization under export promotion schemes of FTP। मतलब बैंक चार्जेस काटने के बाद जो नेट आपके बैंक में रुपीज आया है उसको अपन रेवेन्यू मानेंगे, उसको अपन एक्सपोर्ट रियलाइजेशन मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ FTP। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर विच द पेमेंट आर रिसीव्ड थ्रू ACU। ओके, ACU क्या है, यहाँ पर अपन ने देखा था, किधर गया, एशियन क्लियरिंग यूनियन। ओके, शैल बी डिनोमिनेटेड इन ACU डॉलर। ओके, इसी करेंसी में होना चाहिए, डॉलर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड if appropriate in appropriate cases। Export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees against Exim Bank or Government of India line of credit। okay, so इस तरीके से ये डिनोमिनेशन होगा। Other important points: no seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt manufacturing activity and delivery schedule of exports। मतलब एक्सपोर्ट्स को आप लोग नहीं रोकेंगे। ओके, अगर आप एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ डाउट आ रहा है, फिर भी आप उसको सीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे, स्मगल गुड्स जैसे, ओके, मेजर सिग्निफिकेंट और सीरियस इरेगुलरिटी अगर आपको नोटिस होती है तो आप रोक सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है मे सीज on the basis of prima facie evidence of serious irregularity। However, such seizure should be lifted within 7 days unless irregularities are substantiated। और आपको फटाफट प्रोसेस करना है, 7 दिन में इस इरेगुलरिटीज को ढूंढो एंड फटाफट इसको प्रोसेस करो। समझ में आया? सो दिस इज विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, सेकंड पार्ट में आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।